हमारी महिलाएं उपराष्ट्रपति बन सकती हैं, तो वो खेती में आगे क्यों नहीं बढ़ सकती, हवाई जहाज चला सकती हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारी महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि कभी मैंने 3,000 रुपए मेरे पति की नौकरी के देखे थे, और आज मैं 30 लाख रुपए कमा रही, तो वो अपने इस खेत में ही कमा रही हूँ, ना कि कहीं जा करके। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं संतोष केदर जी, जो कि बहुत ही जाने जाते हैं अपने फल प्रोडक्शन जो वो करते हैं, और उनकी साइज या क्वालिटी कह लीजिए वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है सारे देश भर में जितने भी फल प्रोडक्शंस होते हैं। तो आइए जान लेते हैं उनकी खेती के बारे में और उनके बारे में भी। मैम, कुछ बताइए आप अपने बारे में। मेरा नाम संतोष खेदड़ है। मैं छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, और मैं बहुत ही ये छोटी सी खेती के बारे में आपको बताना चाहूंगी। शुरुआत में मैंने 2008 में अनार की खेती शुरू की थी, क्योंकि अनार को मैंने इसलिए चुना था कि हमने जो बाजरा करते थे हमारी खेती में, तो उससे कुछ नहीं हो पाता था, ना ही उसमें कोई इनकम थी। तो मेरे पति जब होमगार्ड की नौकरी करते थे, तो वहाँ पे उनके अधिकारी ने ये कहा कि भाई मैंने अनार लगा रखी हैं, तो आप भी अनार लगाओ भाई, इस बाजरे में आपको क्या मिलता है। तो यही सोच करके उन्होंने वहाँ देखा, उस समय 250 रुपये किलो अनार थी। तो हमने अनार को इसलिए चुना कि उसका भाव भी ज्यादा है, इसलिए हमने 2008 में 220 पेड़ अनार के लगाए थे। जब अनार के पेड़ लगाए तो इनमें बहुत सी दिक्कतें आई, कि उनमें ऊपर का जो मुड़ाव है, कीट आना है, नीचे दीमक का है, ये सभी प्रॉब्लम्स हमें झेलनी पड़ी। फिर हमने क्या किया, धीरे धीरे करके कि हमें इनका कैसे निदान करना है। तो ये करके हमने घर पर ही अपने जीवामृत बनाया और डीकम्पोजर बनाया, और घर पे ही गड्ढा खाद तैयार की, ताकि हमारे पेड़ों में दीमक ना लग सके। और हमने स्प्रे भी अपने गाय का गौमूत्र है, नीम है, आख है, धतूरा है, इन सब का पेस्ट बना करके ऊपर स्प्रे के लिए तैयार किया। उसके बाद जब हमने इनका स्प्रे किया तो हमारे पेड़ बिल्कुल स्वस्थ दिखने लगे। जब फिर इनमें फल आया तो कई पेड़ छाया में थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इन छाया में जो पेड़ है इनकी कटिंग कर दें। तो मैंने 10-15 पेड़ों की कटिंग की, और बाकी की मैंने कटिंग नहीं की। तो जब उनका फल का आकार हमने देखा कि जिन पेड़ों की कटिंग की है उन फलों की तो साइज थी वो 600-700 ग्राम तक आ गई थी, और जिनकी मैंने कटिंग नहीं की थी उनकी 200 से ऊपर नहीं आई। तो मैंने सोचा हम जितनी भी अगर अपने फलों की कटिंग करते हैं, तो उसकी जो साइज है वो ज्यादा बढ़ेगी, और नहीं करेंगे तो क्यों वो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसकी जो खुराक हम उस पेड़ को दे रहे हैं, तो वो जो कच्ची कुपले ऊपर चलती हैं वो ले लेती है उनकी खुराक, तो और उस फल को नहीं मिल पाती है। इसलिए हमने हर महीने फल आने के बाद जो हर महीने कच्ची फुटान आती है उसको हमने काटना शुरू कर दिया। उसके बाद से हमने देखा कि हमारे फल की साइज जो थी वो 600-700 ग्राम तक की आई। और उसके बाद हमने अपने जो जीवामृत बना के डाला, डीकम्पोजर बना के डाला, और हमने जो चूना था उसका भी हमने पेड़ों में अपने उसका जो तना है उसके ऊपर पेस्ट किया, ताकि जो फंगस है वो नहीं लग पाए। ये करके हमने अपने पेड़ों को स्वस्थ रखा। और जब भी ये हमारी जो अनार की खेती है, ये अनार जो है, इसकी खास बात ये है कि इसको अगर हम तोड़ करके 1 महीने तक भी नीचे रख लेंगे तो भी ये फल खराब नहीं हो सकता है। ओके। तो मैम, अभी आपने कहा कि आपने देखा कि बाजरे की खेती से कुछ आ नहीं रहा था अच्छे से, तो आपने सोचा कि आप अनार करेंगे। लेकिन अनार ही क्यों? ठीक है, कुछ और भी आप सोच सकते थे, लेकिन जैसे आपने कहा कि दफ्तर में अधिकारी ने बोला हाँ अनार लगाया है, तो आपने ये सोच के सीधा और कुछ बिना सोचे समझे अनार ही लिया, या फिर उसके ऊपर भी आपने देखा जांचा कि नहीं अनार तो जी सही चुनाव रहेगा हमारे खेती के लिए या फल उपचार के लिए? इस पे जी, बताइए कुछ। मैंने जांचा था कि मैं कभी हम डॉक्टर के जी पास गए, तो जी। डॉक्टर ने भी कभी यही कहा कि भाई एक अनार 100 बीमार। ये भी मैंने कहावत सुनी थी, और उसका जो रेट था वो भी कुछ ज्यादा था। तो ये सोच करके मैंने अनार को चुना था। अच्छा अच्छा। तो जैसे आपका जनरली ये दवा दावा होता ही है कि जो और जगह पे प्रोडक्शन होती है अनार का, है ना, उसके कंपैरिजन में, उसके मुकाबले आपके जो अनार फल है वो काफी ज्यादा बेहतर साइज के या क्वालिटी के हैं। आपने एक रीजन तो मुझे बता दिया कि आपने कटिंग सही समय पे आप करते हैं ताकि उसकी पौष्टिकता बरकरार रहे और उसको मिले, वो फ्रूट को मिले, फल को मिले। और क्या चीजें हैं आप और किन किन चीजों का ख्याल रखते हैं ताकि आपका जो प्रोडक्शन है वो अच्छा रहे?
और मैम एक इनमें हम खाद का ध्यान रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम वो जीवामृत बनाया है, जो गोबर की खाद है, गड्ढा खाद तैयार करके डालते हैं। इनमें हम दवाइयाँ कुछ भी नहीं डाल सकते, क्योंकि जहर डालेंगे तो हमारा पेड़ ही खराब हो जाएगा। तो वो हम अपने खेत में बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। और इसके साथ ही हम पानी की बचत के लिए अपने पेड़ों में ड्रिप सिस्टम से पानी देते हैं, क्योंकि जब ड्रिप सिस्टम से देंगे तो पानी इनमें नमी बनी रहेगी, और जिससे इनके फूल नहीं गिरेंगे, एक फटने की शिकायत कभी भी नहीं आएगी, और इनकी साइज है वो भी दोगुनी होगी। और एक इनमें हम अगर जहर नहीं डालेंगे और ये अपना घर की खाद तैयार करके डालते हैं, हमारी राख है, ये हर प्रकार की ये खाद बना के डालेंगे, तो हमारे उसका जो कलर है वो भी इतना चमकता रहेगा कि अगर दूसरा ले तो भी उसको बहुत सुंदर लगेगा कि भाई ये अनार देखने में भी अलग है। अगर उसका टेस्ट करेंगे तो टेस्ट भी बाजार के से डबल अच्छा आता है। जी जी जी। तो दोस्तों, एक ये चीज बहुत अच्छा है इनके जबान से सुनने में मुझे मिल रहा है, जैसे हम लोग फर्टिलाइजर बोलते हैं, ठीक है, बट आप बिल्कुल ये शब्द बोल रहे हैं कि ये जहर है, हम इसमें देंगे ही नहीं, है ना। तो और अभी आपने मैम कहा कि आप कुछ धतूरा और नीम कुछ इस चीज का मिक्सचर बना के आप उसको डालते हैं, तो ये क्या है, थोड़ा इस पे विस्तार से बताइए। ये मैम हमारे जो बंजर भूमि है उनमें उगता है, ये आक धतूरा होता है, ये कड़वा होता है। अच्छा। तो ये हम अपने जो गड्ढा खाद तैयार करते हैं उसमें डालते हैं, तो उससे क्या होती है कि वो हमारे जो खाद है वो कड़वी हो जाती है, उससे क्या है कि दीमक नहीं लग पाती पेड़ों में। तो वो डालेंगे तो हमारे पेड़ों में रसायन डालने की जरूरत ही नहीं है। और एक हमारे पेड़ों में हम ये ध्यान रखते हैं, जब खरपतवार होती है तो हम उसको निकाल करके अपने गड्ढे में उसी की हरी खाद भी तैयार कर लेते, ताकि हरी खाद से पेड़ों में भी दुगुनी ताकत मिलती है पेड़ों को। और इसके साथ ही मैं ये कहूंगी कि कई किसान भाई हैं, उनको मैं उनका हाथ जोड़ के नम्रता करती हूँ कि वो जहर अपनी खेती में ना डालें, क्योंकि कई खरपतवार हो जाती है तो वो उनमें जहर डाल के उन्हें खराब वो जला देते हैं। तो ये ना करके अगर हम उसे खुदाई करके निकाल करके अगर उसकी खाद बना लें तो वो सबसे अच्छी रहती है। किसानों को क्या मिलता है, अगर जितना अपने पास इनकम आ रही है, अगर वो हम फर्टिलाइजर ला के अपने खेतों में डालेंगे, जहर डालेंगे, तो ना तो अपने पास पैसा बचेगा और ना ही अपनी खेती बचेगी, दोनों ही व्यर्थ जाएंगे। जी जी। तो आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण दो तीन तरीके के बारे में मुझे समझ में आया जो आप अपने खेती में करते हैं। एक तो आप फर्टिलाइजर यूज ही नहीं करते हैं, उसके जगह पे आप नेचुरल रिसोर्सेज से आप अपना प्रोडक्शन को ध्यान रखते हैं। फिर आप जो पानी की नमी बरकरार रखने के लिए भी आप स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो उसका मॉइस्चर बरकरार रहे। तो और कौन सी तकनीक है जो आप यूज करते हैं, जो आप हमारे किसान भाइयों को और कहना चाहेंगे कि आप इस तरीके से कीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। एक मैं उनको ये कहूंगी कि कई किसान भाई 3-3 फुट के गड्ढे खोद देते हैं जब प्लांट लगाते हैं, तो उनको 3 फुट का ना खोद करके उसमें 1.5 बाई 1.5 का गड्ढा बहुत है, उसमें अगर हम पेड़ लगा दें। और खाद को क्या करते हैं कि पहले गड्ढे में भर देते हैं कई किसान भाई, तो उसमें ना भर करके जब हम प्लांट लगाते हैं उसी टाइम पे अगर हम डालते हैं तो अपने पेड़ों को खुराक मिलती है। क्योंकि जब हम छोटा पेड़ लगाते हैं तो उसकी बारीक जड़ें होती है, तो बारीक जड़ें होती है वो ऊपर ही रहती है, तो इसलिए हम उसको ऊपर से खाद देंगे तो उस पेड़ को जल्दी खुराक मिलेगी और वो ग्रोथ भी जल्दी करेगा। जी जी। तो मैम अभी जैसे आप इतना अच्छे तरीके से हमें बता रहे हैं, तो ये तकनीक तो आप बहुत आसान तरीके से आया नहीं होगा, है ना। कई बार आपने कुछ, तो इसके बारे में बताइए, क्या समस्याएं आपको शुरू शुरू में आपको सामना करना पड़ा, उसके बाद किस तरीके से ये फाइनल आपने सोचा कि नहीं अब ये ठीक है, अब ये तकनीक मेरा इसके ही थ्रू अब हम करेंगे, इस पे बताइए। अब तो मैं अगर हम देखना चाहें तो जब शुरू में लगाए तो हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी पत्ते पीले हो जाते थे, कभी उनकी अनार जो थी वो छोटी छोटी लगती थी, कभी पेड़ झुक जाता था, कभी उनकी जो टहनियां थी वो नीचे झुक जाती थी। तो हमें पता नहीं था, कई अधिकारियों से बात किया करते थे हम, जो हमारे उद्यान विभाग के अधिकारी हैं, तो उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है, उनसे हमने बातचीत की तो वो भी बताया करते थे। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि कई लोग ये हंसी उड़ाते थे कि भाई तुमने ये अनार लगाए हैं, ये पेड़ लगा दिए, इनसे क्या होगा, अनार आपकी जड़ों में लगेंगी या ऊपर लगेंगी, तो ये भी उनके ताने सुनने पड़ते थे। तो इसके बाद हमने सोचा कि भाई जब हमने अगर ठान ही लिया है तो हमें इनको पूरा सक्सेस करके दिखाना है, तो यही हम रात दिन इनमें लगे रहे, कभी कटिंग करनी है, कभी उनमें स्प्रे करनी है, कभी इनकी निराई गुड़ाई करनी है, तो हम दिन रात, मैं, मेरे पति, मेरे बच्चे, हम सब इसी में लगे रहे।
तो जब 2011 में इनके जब फल आए, तो इनके जो फल कहते हैं ना कि जम्मू में जब सेव लगती हैं, उस तरह से हमारे ये पेड़ 400 500 ग्राम के अनार से लदखद हो गए और सिंदूरी भगवा कलर में दिखने लगे। तो सबने अचंभा किया। तो दूर दूर से जो अधिकारी थे वो भी सब देखने के लिए आए। जब 2016 में तो हमारे जो कृषि मंत्री जी थे प्रभुलाल सैनी जी, मुझे आज ये लगता है कि जैसे सपना देख रहे हो। तो उन्होंने भी हमारे खेत में विजिट किया कि भाई ऐसे अनार भी क्या हो सकती है। तो वो भी हमारे खेत में आए। तो उन्होंने खुद ने अपने हाथ से तोड़ करके अनार देखी थी कि भाई ये आपकी 750 ग्राम तक की अनार है। वास्तव में ये हकीकत है। तो जब आंखों से देखते हैं तभी हकीकत का पता चलता है। कई लोग तो सो के सपने देखते हैं, लेकिन ये संतोष एक ऐसी महिला है जो जग के सपने देख रही है। तो मैं चाहती हूँ कि जो जग के सपने देखे जाते हैं वही पूरे हो सकते हैं। हमें सो के देखेंगे वो कभी पूरा नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है हमारे किसान भाइयों के लिए कि जग के सपने देखना चाहिए और उसके बाद उसको पूरा करने के लिए पूरे मेहनत से जुट जाओ। जी। तो एक बहुत खास बात है, आपने अभी बातों बातों में कहा भी कि आपका दावा होता है कि राजस्थान में भी एप्पल ग्रो हो सकते हैं। क्या आप एप्पल ग्रो किया है आपने? जी मैम, कहते हैं ना कि बताइए। जम्मू में ही सेव हो सकता है। जी वो मैम जी। मैंने यहाँ राजस्थान में तैयार करके दिखाया। आज मैं आपको जो पेड़ कैसे लदखद हो रखा है, नीचे टूटने को तैयार हो रखा है, 6 7 7 गुच्छों में लगे हैं, लेकिन किसी को विश्वास नहीं होता। लेकिन वो यहाँ पर आकर के देखते हैं तब उनको विश्वास होता है कि वास्तव में ये जम्मू का नहीं है, राजस्थान में ही सेव हो सकती है। तो अब तो इतनी देर से हम लोगों ने प्रोडक्शन की बात करी, थोड़े आपकी निजी जिंदगी के बारे में बात करते हैं। आपने खुद तो खेती किया है बट बच्चों को भी उसके साथ साथ आपने बड़ा किया है, स्टडीज पे उनके ध्यान दिया है। फिर उस वक्त क्या चैलेंजेस थे और कैसे आपने मैनेज किया, इस पे थोड़ा बताइए मुझे। उस समय मैम इतनी दिक्कत आती थी कि बच्चों को पहले स्कूल में भेजना पड़ता था। कमाई कुछ थी नहीं हमारे पास। तो कभी बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते थे, लेकिन एक सपना ये था कि मैं भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी में भेज करके, ना कि प्राइवेट में सब डाल रहे हैं अपने बच्चों को। भाई उनके पास पैसे हैं, अपने पास पैसे नहीं है तो प्राइवेट में कैसे पढ़ा पाएंगे। लेकिन भगवान ने ऐसी सुनी कि जब हमने पेड़ लगा लिए तो हमारी इनकम होने लगी और मैंने अपने तीनों बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवाई। और एग्रीकल्चर से 2 बच्चों को तो मैंने बीएससी करवाई। और बीएससी करवा के मैंने लड़की को, तो भाई लड़की तो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, मैंने ये सपना देखा था। तो छोटी लड़की है, वो एग्रीकल्चर से बीएससी करके आज एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनी हुई है। और लड़की को मैंने ये कहा, बेटा तूने एग्रीकल्चर से बीएससी किया है तो तू नौकरी नहीं करनी है तेरे को, क्योंकि नौकरी के लिए दर दर भटकेगा। आज ये अपना खेत है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि खेती घाटे का सौदा है, लेकिन मैम इसको मैं घाटे का सौदा नहीं मानती। क्योंकि आज अगर हमें मेहनत करनी है, आज अपनी खेती में हमें जितना चाहे हम कमा सकते हैं। वही मैंने अपने बेटे को सिखाया और आज वही बेटा मेरा हमारी खेती में आज हाथ बटा रहा है और वो भी इसी खेती से आज कमा कर खाना चाहता है। क्योंकि हमारी खेती में हम पूरा परिवार हमारा एक साथ रह सकता है और इसमें कमाई का जरिया भी है और हम आगे लेबर भी रख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम 5 मजदूर रखेंगे, अगर हर किसान ऐसा ही करने लगा तो हमारे देश में जो ये मजदूरी है, ये भी बेरोजगारी है, वो कम हो जाएगी, क्योंकि मजदूरियों को मजदूरी मिलने लग जाएगी। तो मेरी सोच ये है कि दूसरी जगह मत जाओ किसान भाइयों, आप अपने बेटों को अपने खेती में लगाओ। अलग अलग करके आप, हमें बागवानी में आना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम गेहूं बाजरा कर रहे हैं तो उसमें इतनी इनकम नहीं हो सकती और उसमें मेहनत भी ज्यादा है। अगर हम बागवानी में आएंगे, चाहे कोई भी प्लांट लगा लो, नींबू है, मौसमी है, अमरूद है, अनार है, सेब है, हम कुछ भी लगा करके इसमें दुगुना मुनाफा पा सकते हैं। जैसे माननीय मोदी जी ने कहा है कि हर किसान भाई की आय दोगुनी हो। तो दोगुनी हम नौकरी करके कभी नहीं कर सकते, हम अपनी खेती में मेहनत करके हम आय को दोगुनी नहीं चौगुनी बना सकते हैं। मैं यही सपना पूरा करना चाहती हूँ हर एक किसान भाइयों का। सभी को मैं तभी मैसेज दे रही हूँ कि किसान भाइयों, आप खेती में आओ और अपनी आय दोगुनी नहीं चौगुनी करके दिखाओ। जी जी जी। तो जब बात आ ही गई है कि इनकम के बारे में, अब अभी आपका फिलहाल इनकम का क्या स्टेटस है ये हमारे साथ शेयर कीजिए। और इस इनकम तक पहुंचने के लिए आप किस तरीके से मार्केट में डायरेक्ट सेल करते हैं, क्या आपका रहता है स्ट्रेटेजी, ये आप हमें बताइए मैम। ये मैम, जब शुरू में अनार लगे थे तो हमें बेचने में थोड़ी दिक्कत हुई थी, क्योंकि अगर हम मंडी में ले जाते हैं तो उसका कोई भाव नहीं है। मंडी में तो चाहे जैविक का हो या रसायन का हो, गधा घोड़ा एक भाव बिकता है।
तो मेरे पति जब होमगार्ड की नौकरी किया करते थे, सीकर में गए तो उन्होंने अपने अधिकारियों को और जो बड़े बड़े मॉल्स हैं उनको सबको एक तो बाजार की अनार लेकर के आए और एक हमारे खेत की लेकर गए। तो उन्होंने उनको काट करके यही कहा कि भाई एक तो आप बाजार के अनार का टेस्ट करो, एक ये हमारे खेत की अनार है उसका टेस्ट करो। तो उन सबने उसको टेस्ट किया तो उनका जो हमारे खेत की जो अनार थी उसका डबल टेस्ट मिला उनको, अच्छा भी लगा। और वो अपने घर पे लेकर गए और तो उनकी साइज जो थी वो भी 500-600 ग्राम तक की थी और इनका कलर भी बहुत अच्छा था। उन्होंने एक बार अपने 2 इसका टेस्ट करेंगे घर पे ले जा करके। तो वो अपने घर पे लेकर गए तो उन्होंने उन्हीं अनार को रख करके देखा तो 1 महीने तक वो अनार खराब नहीं हुई। तब से हमारी जो अनार थी हमें कहीं पर ले जाने की जरूरत नहीं रही और हम अपने खेत से ही हमारी मार्केटिंग हो जाती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसे बेचने में। बहुत आश्चर्य लग रहा है ये सुन के, लेकिन सच में ऐसी चीजों का बहुत जरूरत था। मतलब अभी ये जो पब्लिश करेंगे हम लोग, हमारे दर्शकों को पता चलेगा तो मुझे लगता है उनको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी मैम आपकी इन बातों से। और और हम अभी कहते हैं ना कि जब शुरुआत में जब 3 लाख रुपए मिले तो जी कहते हैं ना, एक अगर किसान कभी 30,000 रुपए नहीं देखे हो, जिस किसान ने 3,000 देखे हो, तो वो अगर 3 लाख रुपए देखे तो उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। जी। उसके बाद से हमने धीरे धीरे ये क्या किया, हमने अपनी ही खेती को बढ़ाना शुरू कर दिया और हम्म। इसमें हमने फिर नींबू, मौसमी, अमरूद 5 बीघा के अंदर हमने 750 प्लांट इसमें हमने डेवलप किए और हम्म। इन्हीं से हमने फिर कटिंग करके इन्हीं से छोटे प्लांट तैयार, मदर प्लांट तैयार किए और उन्हीं से हमने पौध तैयार करना शुरू कर दी। और पौध तैयार करने के बाद हम जो किसान भाई हैं उनको हमने देना शुरू किया ताकि हमारे जो किसान भाई हैं वो भी आगे बढ़ सकें। तो हम्म। हमारा फल एवं पौध इन दोनों से हमें 30 लाख रुपए आज हमारी इनकम हो रही है। तो मैं चाहती हूँ कि अपनी ही खेती में, क्योंकि कभी मैंने 3,000 रुपए मेरे पति की नौकरी के देखे थे और आज मैं 30 लाख रुपए कमा रही, तो अपने इस खेत में ही कमा रही हूँ, ना कि कहीं जा करके। तो मैम आपने जैसे कहा कि जैविक खेती से ज्यादा अच्छा मुनाफा होता है, तो अभी किसान भाई या जो बहनें सोच विचार कर रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में लाइक उनके लिए क्या सुझाव रहेगा आपका? मैं उन महिलाओं को और उन मेरे किसान भाइयों को अपने खेत में यहाँ पर ट्रेनिंग देती हूँ, उनका कोई चार्ज नहीं है। क्योंकि जब किसान भाई को ये नहीं पता कि जब प्लांट कैसे लगाने हैं, कैसे उनमें खाद देनी है, क्योंकि शुरुआत में मैंने भी बहुत दुख झेले हैं, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई भी किसान भाई दुखी ना हो और अपने आप वो आगे बढ़ जाए। इसलिए मैं उनको अपने ही खेत में बुलाकर ट्रेनिंग देती हूँ ताकि वो सब कुछ समझ सकें। और हमारा जो बगीचा और ये नर्सरी है, ये राष्ट्रीय बागवानी से हमारी पंजीकृत है। चाहे किसी भी स्टेट में कोई भी किसान भाई ये प्लांट लेकर जाता है तो हम उसे अपना पक्का बिल देते हैं और उसे सब्सिडी मिलती है। तो दोस्तों, आपने ये सुना, मैम ने कहा कि वो ट्रेनिंग भी देते हैं और ये भी इंफॉर्मेशन उन्होंने दे दिया कि ये मुफ्त में दी जाती है, ठीक है। मैं कई बच्चियां होती हैं, जब बेटी होती है तो उस माँ को ये लगता है कि जब उसकी शादी करेंगे तो उसके लिए धन इकट्ठा करना पड़ता है। तो वो मैंने कभी नहीं सोचा, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपनी बेटियों के लिए धन इकट्ठा ना करके उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करूं। तो मैंने बड़ी लड़की को बीए बीकॉम करवाया और छोटी को एग्रीकल्चर से बीएससी करवा के उसे अपने आत्मनिर्भर बनाया। और उसके बाद जब उनकी शादी की तो मैंने बड़ी लड़की की शादी में 551 पेड़ समधी जी को दिए। मैं चाहती थी कि एक तो पर्यावरण शुद्ध रहे और उनकी भी इनकम बढ़े, तो उन्होंने भी बगीचा लगाया। और जो बाराती आए उनको मैंने 2-2 पेड़ दिए ताकि वो हमें याद रख सके, नींबू और अनार के, आज जब वो नींबू तोड़ते हैं तो याद रखते हैं। तो मैं चाहती हूँ हर एक किसान भाई ये एक नई पहल करे ताकि वो समधी जी को हो या बाराती को हो या किसी भी चीज में वो अगर प्लांट देगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जी जी। पूरे बातचीत में मैं बार बार जो मैं देख रही हूँ, आपका एक बहुत अलग सोच है मैम, है ना। शुरू से ही आपने जब ये सोचा कि नहीं मुझे अनार का करना है, अभी बच्चे का स्टडीज को लेकर के, बच्चों को पढ़ाने, अपने पैरों पे खड़ा करने से लेकर के शादी तक, तो कभी भी हम कोई नया चीज करते हैं ना तो हमारे आसपास से कभी कभी सपोर्ट मिलता है किसी किसी से और किसी किसी से सपोर्ट नहीं मिलता है। तो शुरू से लेके अंत तक, अब तो सब कुछ भगवान की दुआ से सही चल रहा है, तो शुरू से लेके अंत तक अभी कैसा लोगों का रहा है आपके साथ सपोर्ट, कह लीजिए, या फिर आपके अगेंस्ट या कुछ भी, उस पे शेयर कीजिए कुछ। वो मैम कहते हैं ना, शुरू में तो कुछ अच्छा नहीं रहता, सभी लोग ताने ही मारते हैं, लेकिन जब शुरू का जो सपोर्ट था वो तो अच्छा नहीं रहा।
लेकिन आज का जो सपोर्ट है वो सबसे अच्छा है। और सभी लोग शुरू से आज तक का अगर देखें तो हर एक इंसान है या मेरे जो आस पड़ोस के हैं वो सभी अच्छा कर रहे हैं कि अगर ऐसा हमने भी किया होता तो आज हम भी इनकी तरह आगे बढ़ जाते। लेकिन वो अब की सोच है, शुरू में उन्होंने नहीं सोचा। शुरू शुरू में तो उन्होंने भी मुझे ताने ही दिए थे कि भाई ये तुम क्यों लगा रहे हो, कैसे आगे बढ़ोगे, तो ये नहीं होता। और कमाई करने के लिए लोगों का जो सपोर्ट है वो भी आज अच्छा है, क्योंकि जब इंसान कमाई करने लगता है तो उसको सब सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब गरीबी होती है ना तो मैम उसको कोई सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि मैंने बहुत गरीबी देखी है। क्योंकि गरीबी जब शुरुआत में मेरे पति 3,000 रुपए कमाया करते थे तो मैंने देखा था। उस समय की बात को अगर हम याद करें तो रोना आता है कि ऐसी गरीबी तो भगवान किसी को भी ना दे, क्योंकि गरीब को कोई भी आगे बढ़ने देख नहीं सकता कि ये गरीबी रहे। लेकिन जब आदमी आगे बढ़ जाता है तो वो फिर सबको अच्छा लगने लगता है। तो आज वही देखें, आज हम सबको अच्छे लग रहे हैं और हमारा जो है सभी का सपोर्ट बहुत अच्छा है। और यही मैं सबका धन्यवाद करती हूँ, अपने पड़ोसियों का और सबका। जी जी। और एग्रो टूरिज्म, ठीक है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? इसमें मैम ये देखिए, यहाँ आए भाई, जो भी यहाँ आएगा फल तोड़ के खाएगा। और यहाँ घूमने के लिए जो आते हैं, कई बार अंग्रेज लोग भी आते हैं तो वो देख करके चकित रह जाते हैं कि भाई हम कहाँ घूम रहे हैं, शिमला में घूम रहे हैं या राजस्थान में घूम रहे हैं। तो उनको देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक सीजन बेस्ड लोग आते हैं कि साल भर में आते रहते हैं आपके पास? साल भर में ही चलते रहते हैं मैम, एक दिन ऐसा नहीं रुकता कि आज 5-10 आदमी नहीं आए हुए यहाँ। अच्छा, तो वहाँ पे अगर एग्रो टूरिज्म का आप जैसे आप कह रहे हैं वहाँ पे आपको विजिट करने आते हैं, तो अभी उस वजह से आपके टीम के तरफ से या फिर सरकार के या कैसे कुछ बंदोबस्त है ऑलरेडी रहने का, अगर कोई जाना चाहे तो? हाँ मैम है। अच्छा। हमारा खुद की तरफ से ही है मैम। अभी मैं चाहती हूँ कि हमारा सरकार सपोर्ट करे, क्योंकि यहाँ रुकने के लिए किसान भाई इतना नहीं कर सकता है। मैं सरकार से अनुरोध कर सपोर्ट करे ताकि हम यहाँ रुकने की उनकी और भी अच्छी व्यवस्था कर सके। जी। तो इसी बात पे ना मुझे एक चीज ध्यान आ रहा है, सिर्फ किसान बहनों को ही नहीं, किसान भाइयों को भी, लाइक अगर वो आपसे ये जानना भी चाहते हैं और ऐसे खेती में अपना दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए आपका क्या सुझाव रहेगा? उनके लिए मैम ये कि हमने उनको अगर पता भी नहीं होता है तो वो हमारे यहाँ के ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। एक हमने वेबसाइट भी बना रखी है शेखावाटी-कृषिफार्म.com से, जो मैं उस पे अपने सारी तरीके डालती रहती हूँ, कैसे खाद डालना है, क्या हमें करना है, कैसे पेड़ लगाना है। तो वो किसान भाई देख सकता है और उसी लोकेशन पे वो हमारे खेत पे आ सकता है और आकर के आराम से यहाँ पे ट्रेनिंग लेगा। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपनी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूँ कि वो अपने छोटे से खेत में ही वो कमा कर खा सकें, किसी के आगे हाथ न फैलाएं। आज जो हमारा देश है वो महिलाओं पे डिपेंड करता है। ये नहीं कि हमारी महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती। जब हमारी महिलाएं उपराष्ट्रपति बन सकती हैं तो वो खेती में आगे क्यों नहीं बढ़ सकती, हवाई जहाज चला सकती हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारी महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। और अभी आपने इतने सारे फलों के बारे में भी बोल दिया कि आपने एप्पल भी किया है, अनार तो है ही, बाकी मौसमी और भी। तो भविष्य में आपके और क्या प्लान्स हैं मैम, ये आप शेयर कीजिए, और उसके लिए क्या स्ट्रेटजी आपने सोच रखी है, कुछ इस पे बताइए। आगे के लिए मैम मेरा यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो मेरे युवा किसान भाई हैं या युवा किसान बेटे हैं वो आगे आएं और अपने ही खेती में वो नए नए नवाचार करें, क्योंकि नए नए नवाचार करेंगे तो उनको अलग अलग अवार्ड मिलेंगे। जब किसान को अवार्ड मिलता है तो किसान जो होता है वो बहुत खुश होता है और खुश होने के बाद वो ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ता है और नई नई वैरायटी के जो प्लांट्स हैं वो तैयार करेंगे। तो आगे हमारे देश को बढ़ाना है तो हमें खेती को सबसे आगे लाना है। हम खेती से ही अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। शुरू में भी जब हमें चलता था तो हमारा खेती पे ही डिपेंड था सब कुछ। और मैं ये कहती हूँ कि किसान भाई को बढ़ाने में हमारी सरकार का सपोर्ट है, हमारे जो आपके जैसे यूट्यूब चैनल वाले हैं, टीवी वाले हैं, मीडिया वाले हैं, अखबार वाले हैं, इनका सबका सपोर्ट रहता है। क्योंकि हम अगर अंदर ही खेत में काम कर रहे हैं तो किसी को पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। जब आप लोग हमें आगे नहीं बढ़ाओगे तो हम बाहर की तरफ बिल्कुल नहीं जा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपने बहुत अच्छा एक बात कही है कि अगर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है तो बहुत ही उससे इंस्पिरेशन मिलती है। तो आपको भी काफी सारे पुरस्कार मिले हैं,
हम आपसे ही वो सुनना पसंद करेंगे। प्लीज बताइए मैम। मैम, जब मुझे 2013 में पहले 25,000 का अवार्ड मिला था तो मुझे इतनी खुशी हुई कि भाई आज हमें सरकार ने सम्मानित किया है तो कुछ ना कुछ देख के किया है। उसके बाद हमने अपनी खेती में ज्यादा मेहनत की तो फिर हमें 2016 में 1 लाख रुपए का अवार्ड दिया गया जैविक खेती पे। उसके बाद हमें कोलकाता में बुलाया गया, बॉम्बे में बुलाया गया, और मुझे किसान जो वैज्ञानिक की उपाधि है वो भी मुझे दी गई। हर एक यूनिवर्सिटी में मुझे बुलाया गया। जब कहते हैं ना, एक किसान पे अगर कोई पिक्चर बन जाती है तो वो किसान बहुत खुश हो जाता है। तो एक मुझ पे एक टेली फिल्म भी बनी, तो अच्छा। ये बहुत अच्छा लगा। और एक महिला किसान होने के नाते मुझे हवाई जहाज में जाने का भी बहुत शौक था। तो अपने पैसे लगा के तो नहीं बैठ सकते थे, लेकिन जी। जब मुझे बॉम्बे बुलाया गया और 5 दिन के लिए मुझे कोलकाता में भी हमारे जो जगदीप धनखड़ जी हैं उनकी तरफ से उधर वहां पे बुलाया गया, तो वहां मुझे हवाई जहाज में बैठने का मौका मिला। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सब शेयर करने के लिए और आपका कीमती समय हमें देने के लिए मैम। और ज़रूर आपका ये जो स्टोरी है कह लीजिए और आपका जो एक्सपीरियंस है सबको बहुत बहुत इंस्पायर करेगी। हमारे जो किसान भाई और बहनें सब हैं इससे बहुत फायदा होगा उनका। और जिसे कहते हैं ना, आप अभी कह रहे थे सपना देखो, आपने सपना देखा भी, जग के देखा, उसको पूरा भी किया। और छोटी छोटी चीजें आपने शेयर किया, ये बहुत अच्छा लगा कि आपको हम लोगों का भी ऐसे ही होता है, कभी जहाज में बैठना है, एक के बाद एक और चीजें अचीव करना है, तो वो आपने किया है। आई थिंक ये स्टोरी सबको बहुत ही अच्छी लगेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इंटरव्यू में आने के लिए मैम। आज के लिए नमस्कार। और पूरे टूल्स विला टीम की तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं।